वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग रोलिंग मोशन में क्विक रिवीजन शीट देखेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। देखो, अभी तक हमने रोलिंग मोशन में समझा कि रोलिंग दो प्रकार के मोशन से मिलकर बनी होती है, एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। दोनों ही होंगे तभी उसको रोलिंग कहेंगे। ठीक है, तो रोलिंग बॉडी हैज टू मोशन साइमल्टेनियसली, एक साथ होती हैं। ट्रांसलेशनल मोशन भी, जिसमें सेंटर ऑफ मास जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, और रोटेशनल मोशन भी हो रहा होता है, यानी वो अपने सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रही होगी। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक व्हील है जो कि अब इस सरफेस पे रोल करते हुए आगे बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है, वो उसका सेंटर ऑफ मास v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो हमने v सेंटर ऑफ मास लिख दिया, और साथ ही साथ इसमें एक एंगुलर वेलोसिटी भी होगी ओमेगा। ठीक, बिकॉज ये अपने एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रहा होगा। ठीक, तो जिसकी वजह से हमने पाया था कि ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे दो वेलोसिटीज होंगी। एक तो होगी v सेंटर ऑफ मास फॉरवर्ड डायरेक्शन में इधर, बिकॉज पूरी बॉडी, अगर हम देखो सेंटर ऑफ मास v सेंटर ऑफ मास vcm से मूव कर रहा है, तो इस बॉडी पे हर पार्टिकल, हर पॉइंट भी v सेंटर ऑफ मास से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर ही रहा होगा। तो p भी v सेंटर ऑफ मास से मूव कर रहा है। साथ ही साथ ओमेगा r, बिकॉज रेडियस जो है वो r है, तो ओमेगा r जो होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो v सेंटर ऑफ मास ओमेगा r के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने अभी वही डिस्कशन किया कि व्हील अगर रोड पे मूव कर रही है तो वो एग्जांपल है रोलिंग मोशन का ही, जिसमें ये, अब देखो सिर्फ p की बात ही नहीं, p तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाता है, लेकिन इस व्हील के किसी भी सर्कमफ्रेंस के पॉइंट पे हम वेलोसिटी हम लोग निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इसका q नाम दे दिया, तो एक वेलोसिटी इसकी v सेंटर मास फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी राइट। साथ ही साथ ओमेगा r जो होगा टेंजेंशियल अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो नेट वेलोसिटी कैसे आएगी, कहीं ऐसे आएगी। ठीक है, जो कि अंडर रूट ऑफ vcm का स्क्वायर प्लस ओमेगा r का होल स्क्वायर करके हम लोग निकाल सकते हैं। वैसे भी किसी भी पॉइंट पे हम लोग नेट वेलोसिटी निकाल सकते हैं, लेकिन p ज़्यादा स्पेशल क्यों बन जाता है, बिकॉज p पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ही पता चलता है कि वो व्हील जो है, या वो कोई भी रोलिंग बॉडी, व्हील हो सकती है, डिस्क हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, रिंग हो सकता है, वो प्योर रोलिंग में होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो अब आ जाते हैं प्योर रोलिंग की बात करने में। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, प्योर रोलिंग का वो कंडीशन होता है जब ये पॉइंट जो हो, पॉइंट P, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्या हो जाए, रेस्ट पे आ जाए विद रिस्पेक्ट टू दिस सरफेस। ठीक है, अगर ये रेस्ट में आ गया, इसका मतलब क्या, VP जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, पॉइंट P की वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। और VP होगा क्या, देखो VCM माइनस ओमेगा R ही होगा, तो VCM माइनस ओमेगा R लिख सकते हैं इक्वल टू जीरो। तो देयरफॉर VCM कितना आ गया, ओमेगा R आ गया। सो दैट इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। ठीक है, V सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू R ओमेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बार बार यूज होता है ये, बार बार फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस में लिखा रहता है कि दिस पर्टिकुलर डिस्क इज मूविंग विदाउट स्लिपिंग। जब जब लिखा होगा विदाउट स्लिपिंग, तुम समझ लो कि प्योर रोलिंग का केस है, और V सेंटर ऑफ मास R ओमेगा के बराबर होगा उस केस में। ठीक है, जिसमें ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है, R रेडियस होता है, V सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होती है। ठीक है, अच्छा, बॉटम पॉइंट इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट होता है। ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना बॉटम, ये उस पर्टिकुलर क्षण में रेस्ट में होगा। ठीक है, स्टेशनरी होगा। यही कंडीशन होती है प्योर रोलिंग की, या फिर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की। अब वेलोसिटीज डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स की निकालने की मैंने बात की, तो हम निकाल सकते हैं। तो फिर से मैं एक फिगर बना दे रहा हूं उसी व्हील का। ये व्हील जो है अब रोल कर रही है सरफेस पे। ठीक है, तो रोल कर रही है, यानी कि V सेंटर ऑफ मास फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, साथ साथ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी भी है अपने एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो इस पॉइंट P का तो हम जानते हैं केस। ठीक है, कि अगर प्योर रोलिंग का केस है तो VP जो होगा वो जीरो होगा। ये पॉइंट एक्चुअली जो है ना P है, तो VP जीरो होगा, नेट VP। और नेट VP होगा क्या, एक तो V सेंटर मास फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी ही, साथ में ओमेगा R भी होगा बिकॉज रेडियस R है। तो VCM माइनस ओमेगा R, यही VP होगा नेट, ये जीरो के बराबर होना चाहिए। देयरफॉर VCM जो आता है ओमेगा R के बराबर आता है। ठीक है, प्योर रोलिंग के केस में, ओनली इन प्योर रोलिंग। अगर प्योर रोलिंग नहीं होगी तो ये इक्वल टू नहीं होंगे। ठीक है, अब किसी और पॉइंट का देखते हैं, लेट्स सपोज टॉप मोस्ट पॉइंट का देखते हैं। इसका कुछ नाम दिया है इन्होंने, कुछ नहीं नाम दिया, तो हम नाम देते हैं Q। ठीक है, अब इस Q का अगर वेलोसिटी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखो एक V सेंटर ऑफ मास तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा ही,
एक वी सेंटर ऑफ मास तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा ही, बिकॉज पूरी बॉडी वी सेंटर ऑफ मास से मूव कर रही है। उसके अलावा देखो ओमेगा आर ऐसे है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे ओमेगा आर कैसा होगा, इधर की तरफ होगा ना, बिकॉज रेडियस इधर है, तो ऐसे रोटेट कर रहा है। ये ओमेगा आर हुआ तो इधर देखो, इधर ओमेगा आर ऐसे होगा। तो ओमेगा आर प्लस वीसीएम, जो वी क्यू की वेलोसिटी होगी पॉइंट क्यू की, वो वीसीएम प्लस ओमेगा आर के बराबर होगी, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग ये देख चुके हैं कि प्योर रोलिंग का केस ही हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, तो उस केस में वीसीएम ओमेगा आर के बराबर होता है। तो क्यों ना ओमेगा आर को वीसीएम लिख दिया जाए यहां पे, तो क्या आ गया, ट्वाइस वीसीएम। ये पॉइंट क्यू की वेलोसिटी हो गई, ठीक है, पॉइंट क्यू की वेलोसिटी कितनी हो गई, ट्वाइस वीसीएम हो गई। और बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है, वीपी जीरो है, तभी वो प्योर रोलिंग में है, ठीक है। तो जनरल पॉइंट ये है कि किसी भी पॉइंट का अगर हमने निकालना हो नेट वेलोसिटी, तो क्या करना पड़ता है, वेक्टर सम करना पड़ता है। तो जैसे मैंने यहां पर एक पॉइंट लिया था ना, इसकी एक वीसीएम यहां वेलोसिटी थी, साथ में ओमेगा आर जो थी टेंजेंशियल अपवर्ड थी, तो नेट वेलोसिटी कितनी आ रही होगी, मान लो इसका नाम ए दे दिया हमने, तो वी जो आ रहा होगा नेट, वो आ रहा होगा वीसीएम का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ओमेगा आर तो वीसीएम के बराबर है ही, प्योर रोलिंग का केस है सिर्फ ये, तो क्या हो जाएगा, वीसीएम का होल स्क्वायर प्लस वीसीएम का होल स्क्वायर, क्या हो गया ये, 2 वीसीएम का होल स्क्वायर और अंडर रूट, क्या आ गया, √2 वीसीएम आ गया, ठीक है, वीए। तो वैसे ही अच्छा, वीए की डायरेक्शन क्या होगी, कहीं यहां पे होगी, और दोनों इक्वल हैं तो 45 डिग्री एंगल पे होगा हॉरिजॉन्टल से। तो हम लोग किसी भी पॉइंट का अगर यहां पे निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं। इसमें वीसीएम इधर होगा और एक ओमेगा इधर की तरफ होगा, तो नेट इधर आएगा वी, इसका बी नाम दे दो, तो इधर आएगा नेट वीबी, ठीक है। एंगल भी निकाल सकते हैं। तो किसी भी पॉइंट का हम लोग नेट जब निकालने जाएंगे वेलोसिटी, तो वेक्टर सम के थ्रू ही निकलेगा, बिकॉज वहां पे ट्रांसलेशन भी हो रहा है, रोटेशन भी हो रहा है। देखो ये ओमेगा आया है रोटेशन के कारण, और ये वीसीएम आया है ट्रांसलेशन के कारण ए पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एसेलरेशन इन प्योर रोलिंग क्या होगा, देखो जैसे वेलोसिटी हम कैलकुलेट करते हैं वैसे एसेलरेशन भी कैलकुलेट करते हैं। तो अब हमें वही व्हील दी हुई है, ठीक है, और इस व्हील की जो रेडियस है वो आर है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ठीक है, और वी सेंटर मास की वेलोसिटी वीसीएम है, ठीक। और एसेलरेशन अब जज करना है हमें, तो एसेलरेशन तभी हो सकता है जब एंगुलर एसेलरेशन हो, बिकॉज एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू आर अल्फा होता है, हम लोग बार बार निकाल चुके हैं। तो अगर अल्फा है इस व्हील में, अल्फा मतलब एंगुलर एसेलरेशन है, इसका मतलब क्या होता है, अल्फा होता है बाय द वे डी ओमेगा बाय डी टी। अगर अल्फा नॉन जीरो है, कुछ भी है वैल्यू इसकी, तो ओमेगा चेंज हो रहा है, इसका मतलब तभी तो डी ओमेगा है ना, चेंज इन ओमेगा तभी पॉसिबल है, यानी ओमेगा चेंज होता रहेगा कंटिन्यूसली। ओमेगा इनिशियल कुछ होगा, किसी टाइम के बाद ओमेगा फाइनल कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ओमेगा चेंज हो रहा है, तो यहां पर इस पॉइंट पे आ जाओ, यहां पर हम लोग एसेलरेशन जज करेंगे। तो एक एसेलरेशन जो होगा वो टेंजेंशियल इस तरफ होगा, ए टेंजेंशियल, राइट, बिकॉज ऐसे रोटेट कर रहा है ना, अल्फा है तो ए टी इधर होगा, और एक एसेलरेशन जो होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होगा, ओके। तो ए सेंटर ऑफ मास इस बार लिखेंगे हम लोग, वी सेंटर ऑफ मास तब लिख रहे थे जब वेलोसिटी कांस्टेंट थी। अब क्योंकि ये अल्फा से रोटेट कर रहा है, एसेलरेशन इसमें डेवलप हो रखी है, तो यहां वी सेंटर मास कांस्टेंट नहीं रहने वाला, बिकॉज ओमेगा कांस्टेंट नहीं है। देखो प्योर रोलिंग के केस में क्या होता है, वी सेंटर ऑफ मास, प्योर रोलिंग का केस हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वी सेंटर ऑफ मास आर ओमेगा के बराबर होता है, लेकिन जब ओमेगा वेरी कर रहा है, ठीक है, ओमेगा चेंज कर रहा है, तो यहां सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी तो चेंज करेगी, और अगर ये वेलोसिटी चेंज करेगी तो इसमें क्या डेवलप हो जाएगा, एसेलरेशन डेवलप हो जाएगा ना, ए सेंटर ऑफ मास। तो उस केस में इसमें दो एसेलरेशन हो गए, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में पी पे, एक हो गया ए सेंटर ऑफ मास आगे की ओर और एक हो गया ए टी पीछे की ओर। तो उस केस में अगर प्योर रोलिंग हो रहा है तो ये दोनों एसेलरेशन क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ए सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू ए टी, और ए टी किसके बराबर होता है, आर अल्फा के बराबर होता है। तो यहां से ये फॉर्मूला आता है कि ए सेंटर ऑफ मास विल बिकम इक्वल टू आर अल्फा। अल्फा इसमें क्या है, एंगुलर एसेलरेशन है, और ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग प्योर रोलिंग का केस ले रहे हैं। प्योर रोलिंग का केस नहीं होगा तो ये दोनों एसेलरेशन इक्वल नहीं होंगे, और ये पी पॉइंट जो है एसेलरेट करना शुरू कर जाएगा किसी वेलोसिटी से या किसी एसेलरेशन से, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी प्योर रोलिंग में क्या होती है इसे समझ लेते हैं। तो प्योर रोलिंग में हम लोग एक कंडीशन जान चुके हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आर ओमेगा के बराबर होता है, ठीक है, और दोनों चीजें होती हैं उसमें, ट्रांसलेशन भी होता है, रोटेशन भी होता है रोलिंग में। तो क्योंकि अब फिर से बना दे रहा हूं मैं वेलोसिटी वाला केस, इसमें एक वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की साथ साथ ओमेगा है,
और प्योर रोलिंग से ये रोल कर रहा है। तो रोल कर रहा है तो इसमें रोटेशन भी होगा, साथ साथ ट्रांसलेशन भी होगा। तो ट्रांसलेशन की काइनेटिक एनर्जी अलग होगी और रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी अलग होगी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी मिलके ही तो इसके नेट काइनेटिक एनर्जी बनेगा। तो हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ वी जो है वी सेंटर ऑफ मास ही है, हाफ एम वी स्क्वायर ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होगी, और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो भी इसमें ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, और प्योर रोलिंग का केस है तो वी इक्वल टू आर ओमेगा लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर इसको फॉरवर्ड हमें प्रोसीड करना हो, कैसे लिखना हो, तो मान लो ये डिस्क है, बिकॉज क्वेश्चन जब भी बनेगा तो उसमें बता दिया गया होगा कि ये डिस्क है कि सिलेंडर है कि रिंग है। ठीक है, तो अगर ये डिस्क है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, तो ठीक है, लेकिन साथ में आई की जगह हम रख देंगे एम आर स्क्वायर बाई 2, बिकॉज एम आर स्क्वायर बाई 2 ही जो होती है वो डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, रेडियस आर है, और ओमेगा स्क्वायर है, और सिंस ये प्योर रोलिंग का केस है तो ओमेगा को वी बाई आर लिख सकते हैं हम लोग, तो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लिख दिया हमने, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कितना आंसर आ गया, एम वी स्क्वायर बाई 2 प्लस एम वी स्क्वायर बाई 4 आ गया ना, बिकॉज ये 4 हो गया, ऊपर में एम वी स्क्वायर बच गया, आर स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गए। तो फाइनली जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है, एम वी स्क्वायर कॉमन आ गया, 1/2 प्लस 1/4, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3/4 एम वी स्क्वायर। तो इतना हमारा नेट काइनेटिक एनर्जी आएगा अगर ये डिस्क होता है तो, बिकॉज हमने इसमें दोनों कंसिडर किया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी, और वी क्या है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे जब भी न्यूमेरिकल्स आएंगे तब। आगे बढ़ते हैं, अब देखो बेसिक चीज एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि अगर वो जो हमने व्हील लिया है, अभी तो डिस्क डिस्कस किया था, लेकिन रिंग होती तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लेते, एम आर स्क्वायर लेते। ठीक है, डिस्क और सिलेंडर का दोनों का सेम ही होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक है, सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। ठीक है, और हॉलो स्फीयर अगर दिया गया होगा तो 2/3 एम आर स्क्वायर होगा। स्फीयर के क्वेश्चन भी बहुत ही रेगुलरली आते हैं जेई के पेपर्स में, तो याद रखने का तरीका है कि सॉलिड रहेगा तो नीचे 5 रहेगा, और हॉलो रहेगा तो नीचे 3 रहेगा। ठीक है, अब रोलिंग डाउन एंड इंक्लाइन के बारे में हमने चर्चा की थी। अगर कोई बॉडी है, ठीक है, और वो रोल कर रही है डाउन द इंक्लाइन, ठीक है, तो अगर इसका मास m है, रेडियस r है, तो हमने फॉर्मूला डिराइव कराया था कि जो एक्सेलरेशन आता है इसमें वो g sin थीटा अपॉन में 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर आता है। ठीक है, इसमें i क्या होगा, इस पर्टिकुलर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ये अगेन व्हील हमने जनरल केस में बताया हुआ है ऐसे, लेकिन ये डिस्क भी हो सकता है, सिलेंडर भी हो सकता है, रिंग, स्फीयर, सॉलिड, हॉलो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखना पड़ेगा, r इसका रेडियस, मास इसका m इसका मास, और थीटा इसका इंक्लिनेशन है इस प्लेन का हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन आता है, इसका डेरिवेशन कराया जा चुका है, बहुत मुश्किल नहीं है। सिंपली इसमें क्या करना रहता है, एनर्जी का कंजर्वेशन करना रहता है। ठीक है, बिकॉज हम लोग इस पॉइंट के अबाउट, ये जो पी पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट जो है हम लोग एनर्जी को कंजर्व करते हैं। ठीक है, और इसमें ये सरफेस को मान के चलते हैं कि ये फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, तो अगेन इसका तरीका क्या है करने का, कि ये h हाइट है, ठीक है, यहां से नीचे आया तो इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, mgh, बिकॉज हम लोग क्या मान के चल रहे हैं इसको, 0 पोटेंशियल पे, ये रेफरेंस लाइन है। और जब ये नीचे की ओर आएगा तो रोल कर रहा होगा, रोल करते हुए आएगा, यानी ट्रांसलेट भी करेगा और साथ ही साथ क्या करेगा, रोटेट भी करेगा अपनी एक्सिस पे। तो हम लोग दोनों एनर्जी रखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर साथ में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा की जगह हम लोग v बाई आर रख देंगे, बिकॉज प्योर रोलिंग का केस है, ये कोई फ्रिक्शन नहीं लग रही है, सरफेस स्मूथ है, तो v बाई आर रख देंगे। सॉल्व करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा, वेलोसिटी का एक फंक्शन आएगा, और वो जो वेलोसिटी का फंक्शन आता है वो आता है √2gh 1 प्लस k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये k क्या होता है, इसमें रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन मीन्स इस पूरे मास को हमने अगर m, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को m के स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, तो अगर ये डिस्क हुआ, स्फीयर हुआ, सिलेंडर हुआ, कुछ भी हुआ, ठीक है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम के स्क्वायर से हम लोग k निकाल लेंगे, पहले k स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर वो उसको पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, v आ जाएगा तो हम लोग एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, बिकॉज एक फॉर्मूला देखो, वेलोसिटी जो आई कहां पे आई, इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद आई ना, ये वाली वेलोसिटी, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी आ गई हमारी, और हमें चाहिए क्या, एक्सेलरेशन डाउन एंड इंक्लाइन कितना होगा, तो क्या करेंगे, थीटा के टर्म्स में चाहिए तो क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है देखो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो s ये वाला ट्रैवल किया है इसने ना, और
यहां पर जो आंसर आ रहा है एच में आ रहा है, ये वाले हाइट में आ रहा है, ठीक है। तो अगर एस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, एस और एच में रिलेशन चाहिए होगा, क्या करेंगे उस रिलेशन के लिए, देखो ये एस हाइपोटेन्यूज है, तो एच देखो साइन थीटा क्या लिख सकते हो, सॉरी साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि एच अपॉन एस। तो एस कितना आ गया, एच बाई साइन थीटा, ठीक है। तो यहां एस की जगह पुट कर देंगे एच बाई साइन थीटा, और यू जीरो था, इनिशियली जीरो वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा था, वी आ चुका है इतना, तो मैंने 2gh अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर रख दिया, ठीक है, 2a। और एसलेशन कितना लग रहा होगा, देखो इस पॉइंट पे जी साइन थीटा एसलेशन लग रहा है, यही नीचे की ओर ला रहा है इसको, ठीक है। लेकिन हमें एसलेशन एक्चुअली निकालना है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग a को रहने देते हैं, खुद ब खुद पता चल जाएगा कितना आ रहा है एसलेशन, लेकिन जी साइन थीटा भी कह नहीं सकते हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं रब कर दे रहा हूँ फिलहाल के लिए, ओके। और s की जगह हमने रख दिया h अपॉन साइन थीटा, h कैंसिल हो गया, ठीक है, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, जी साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर तुम यहां पर m मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो नीचे ऊपर देखो m के स्क्वायर बन गया और वही i होता है, तो कितना आ गया, जी साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस आई अपॉन में एम आर स्क्वायर। क्या यही फॉर्मूला आ रहा है, a इज इक्वल जी साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। तो तुम्हें ये याद रखना है, अगर ये भी भूल जाओ तो एनर्जी कंजर्वेशन करके निकाल लो इसे, और फिर उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो ये आंसर आ जाता है हमारा। की टेक अवे क्या है कि स्मॉलर आई अपॉन एम आर स्क्वायर होगा तो फास्टर मोशन होगा। अच्छा, आई अपॉन एम आर स्क्वायर से क्यों हम जज कर रहे हैं फास्टर और स्लो मोशन को, बिकॉज अगर ये डिस्क है तो डिस्क का कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है ना, और अगर स्फेयर होगा तो क्या होगा, सॉलिड स्फेयर लेते हैं तो 2/5 हमारा स्क्वायर हो गया। कौन ज्यादा है, 1/2 वाला या 2/5 वाला, कंपेयर कर लो, 1/2 या 2/5, इधर आ गया 5 और इधर आ गया 4, यानी कि 1/2 वाला बड़ा है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है, स्फेयर का कम होता है। तो अगर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो ये वैल्यू ज्यादा आएगी ना, और ये ज्यादा आएगी तो क्या होगा, इसका डिनोमिनेटर बढ़ गया, डिनोमिनेटर बढ़ गया तो एक्सेलरेशन घट जाएगा, तो वो क्या होगा, स्लोअर ट्रैवल करेगा, ठीक। इसलिए लिखा हुआ है कि आई ज्यादा स्मॉलर होगा ना, ये कम होगा तो ये डिनोमिनेटर कम हो जाएगा ओवरऑल और एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा, फास्टर मोशन होगा, यानी कि स्फेयर विल ट्रैवल फास्टर कंपेयर टू डिस्क, ठीक है। तो सॉलिड स्फेयर रीचेस फास्ट कंपेयर टू डिस्क, वही यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब रोल ऑफ फ्रिक्शन देख लेते हैं। अभी तक तो हम लोग चर्चा कर रहे थे प्योर रोलिंग जिसमें फ्रिक्शन नहीं लगता है, लेकिन अगर फ्रिक्शन लग रहा हो तब क्या होगा, तो उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा। देखो सबसे मेन चीज समझो कि जब मोशन हो रहा होता है, फॉर एग्जांपल हमने एक व्हील ले लिया और इसमें v सेंटर ऑफ मास VCM है, साथ साथ ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी है। तो अब यहां पर देखो अगर प्योर रोलिंग का केस नहीं है तो v सेंटर ऑफ मास ग्रेटर देन r ओमेगा हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो फॉरवर्ड स्लिपिंग होगी। v से देखो रोटेशन जो होगा ओमेगा r इधर लगा रहा होगा, रोटेशन जो है कंपैरेटिवली कम हो रहा है और VCM ज्यादा है। इस पॉइंट पे अगर चर्चा करें तो VCM ज्यादा है तो धक्के से आगे की ओर जाएगा, रोटेशन कम होगा कंपैरेटिवली, ट्रांसलेशन ज्यादा होगा रोटेशन कम होगा, तो स्लिपिंग आगे की ओर होगी तो फ्रिक्शन पीछे की ओर लगेगा। और क्योंकि मोशन हो रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोलिंग। इनिशियली तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन एक बार मोशन शुरू हो चुका होता है तब उसमें स्टैटिक नहीं लगती है, काइनेटिक लगती है, ठीक है। डज नो वर्क इन प्योर रोलिंग, और ये कोई वर्क नहीं प्रोड्यूस करता इसमें, ठीक है। बिकॉज सबसे पहली चीज को समझो कि क्यों वर्क नहीं करता, बिकॉज वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट। और ये फ्रिक्शन ही जो है रिस्पॉन्सिबल है रोल कराने के लिए, फ्रिक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है रोल कराने के लिए। तो अगर फ्रिक्शन को देखें तो ये रेडियस हो गया ना हमारा, टॉर्क कितना लग रहा है, FR, FKR कह लो, ठीक, यही रोटेट करा रहा है। और FKR तब तक लगता रहेगा जब तक V इक्वल टू R ओमेगा नहीं हो जाता, ये बताया जा चुका है एक बार, ठीक है। तो इसने इसका वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, अगर इस फॉर्म में निकालना चाहो तो ऐसे भी निकालते हैं हम लोग, टाउ डी थीटा के टर्म्स में, इंटीग्रल ऑफ टाउ डी थीटा, ठीक है। तो अगर इसी पॉइंट पे हम लोग कंसीडर करें, ठीक है, और ये वाला पॉइंट हम देखें, हम एक्सिस इसे मान रहे थे अभी, लेकिन अगर इसे एक्सिस मान लें तब तो ये फोर्स कोई फ्रिक्शन कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा ना, बिकॉज ये एक्सिस के अबाउट ही है, तो इसीलिए कोई वर्क डन नहीं होता इसमें,
और इट प्रिवेंट स्लिपिंग। अब एंगुलर मोमेंटम इन रोलिंग देख लेते हैं एक बार। देखो अबाउट सेंटर जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो तो आई ओमेगा होगा, एल इक्वल टू आई ओमेगा, एंड अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कितना हो जाएगा, आई ओमेगा को शिफ्ट कराना पड़ेगा किससे, एम आर स्क्वायर ओमेगा से, बिकॉज अगर इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है तब तो ठीक है, आई ओमेगा हुआ, लेकिन अगर इसके अबाउट हम निकालना चाहें, एल पी निकालना चाहें, तब क्या करेंगे, तब एल ओ तो रहेगा जो है वो तो है, लेकिन उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट के अबाउट, अब ये वी सी एम है और अब रोटेट कर रहा है, तो हम जानते हैं एम वी सी एम आर, ऐसे लिखना पड़ेगा ना, एम वी आर यही होता है ना फॉर्मूला, बिकॉज ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये एम वी मोमेंटम है। और वी सी एम क्या है, हम तब डिस्कस कर रहे हैं ये जब ये प्योर रोलिंग का केस अचीव कर चुका है, वी सी एम आर ओमेगा के बराबर हो चुका है, तो हमने यहां पर क्या रख दिया, आर ओमेगा रख दिया, साथ में आर है, तो एल नॉट तो इनिशियली आई ओमेगा था ही, साथ में यहां हो गया एम आर स्क्वायर ओमेगा, तो ये एल पी आ जाता है हमारा, ठीक है, आई सी एम ओमेगा। अच्छा ये जो है आई सी एम के अबाउट है, ये मस्त है, ध्यान में रखना तुम्हें, ये आई सी एम ओमेगा है, साथ में एम आर स्क्वायर ओमेगा आ गया, ठीक है। तो हम ये लगा पा रहे हैं कब, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन जब प्योर रोलिंग का केस हो चुका है, यानी फ्रिक्शन खत्म हो चुका है, ठीक है, और फ्रिक्शन खत्म हो गया है तभी हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व भी कर पाते हैं, बिकॉज नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए ना एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए। ओके, अब इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन देखते हैं। एक्सिस लाइज एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जब मैंने बताया कि सेंटर ऑफ मास पे एक्सिस है तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल, आई मीन एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला आई ओमेगा है, लेकिन जब व्हील ऐसे रोटेट कर रही थी, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम लोग रोटेट करता हुआ मानते हैं, लेकिन रोटेशन मान लें हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट हो रहा है, तब क्या करना होगा, सारी सिचुएशन बदल जाएगी उस केस में, ठीक है। उस केस में एक्सिस जो हो जाएगा वो इस एक्सिस के अबाउट लाई करना शुरू कर जाएगा, तो सारी कैलकुलेशन हमें इस एक्सिस के अबाउट करनी है फिर, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर चाहिए तो आई पी चाहिए, आई ओ नहीं, ठीक है। बॉडी बिहेव्स लाइक इट रोटेटिंग अबाउट दैट पॉइंट एट दैट इंस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो इस पॉइंट के अबाउट चाहिए, तो इसका ख्याल रखना पड़ेगा, बिकॉज इस पे न्यूमेरिकल्स हमने कराए हैं, लेकिन जब आएंगे तो और अच्छे से डिटेल में चर्चा की जाएगी इस पे, ठीक है। और अगर आईपी चाहिए होगा तो क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो ये डिस्क है तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होता है, आईओ के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, और अगर हमें आईपी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी, तो आईओ को शिफ्ट कराना पड़ेगा एम आर स्क्वायर से, बिकॉज ये रेडियस आर है, ये मास एम है डिस्क का, तो आईओ है हमारा एम आर स्क्वायर बाई 2 और एम आर स्क्वायर ये है, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर, तो ये आई पी आया, और ये आई पी रख के फिर कैलकुलेशन शुरू करनी है, आई ओ रख के करोगे सेंटर मास के अबाउट और रोटेशन इसके अबाउट मान रहे हो पी के अबाउट, तब पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स, तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।